Now the next question is discuss the law relating to constructive criminality. Distinguish between the word common intention and common object. Constructive criminality का क्या मतलब होता है? Basically जहां पर दो से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं और एक क्राइम को कमिट करने में कहीं उनका रोल होता है तो वहां पर उन्हें कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी रूल लगाकर उन्हें सजा दी जाती है। जैसे एक एग्जांपल है कि ABCD ऑल जॉइन टू कमिट Z मर्डर। ठीक है, अब मान लेते हैं कि सिर्फ सबकी इंटेंशन सेम है कि जेड का मर्डर करना है, मर्डर सिर्फ ए ने करा, तो क्या सबके सबको सजा दी जाएगी? हाँ, क्योंकि उनकी इंटेंशन जो है कहीं ना कहीं सबकी सेम थी। तो जरूरी नहीं है कि सब एक्ट करें, सबकी एक्ट अलग अलग भी हो सकती है। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी इसी तरीके से लगती है। इसे कंस्ट्रक्टिव कॉन्स्पिरेसी भी बोलते हैं कि आपने कॉन्स्पिरेसी करी, कहीं ना कहीं आपका उसमें पूरा जाल आपने बिछाया और उस जाल के अंदर आपकी जो इंटेंशन थी सबकी कहीं ना कहीं सेम थी। तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी का प्रिंसिपल लगाकर सभी को सजा सुनाते हैं तो किन प्रिंसिपल्स को ध्यान रखना चाहिए? पहली बात, सबकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। सबकी कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन की इंटेंशन ऐसी नहीं थी किसी का मर्डर करना, जैसे इनोसेंट पर्सन भी होते हैं कई बार, वो इन्वॉल्व हो गए और उनकी इंटेंशन उसका मर्डर करना नहीं था, सिर्फ उसको डांट फटकार लगाना था, तो ऐसे केस में उसको थोड़ा अलग ट्रीट करा जा सकता है। तो बड़ा मुश्किल होता है कॉमन इंटेंशन को पकड़ना कई बार, तो इसीलिए सर्कमस्टांसेस को देखा जाता है, कॉमन इंटेंशन की सर्कमस्टांसेस। तो जर्नली तो रूल यही है कि अगर आप कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी पकड़ना चाहते हो, अगर ये जैसे यही वाला एग्जांपल है, इसमें हम अगर सजा सुनाना चाहते हैं ABCD सबको, और अगर सब लोग कहते हैं कि भाई हम तो इन्वॉल्व नहीं थे मर्डर में, ए ही इन्वॉल्व था, तो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी लगेगी, बिकॉज कॉमन इंटेंशन इज द मेन इंग्रेडिएंट जो कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी लगाने के लिए जरूरी होता है। तो सेक्शन 34 कहता है कॉमन इंटेंशन। लेकिन एक एग्जांपल है कि अगर हम कॉमन इंटेंशन की बात करते हैं तो कॉमन इंटेंशन कई बार क्लियर नहीं हो पाती है कि वाक्य में सबकी इंटेंशन सेम थी या नहीं थी। तो इसके लिए कई बार सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स और एविडेंस को कंबाइंड देखा जाएगा और देखा जाएगा कि वाक्य में वो इस बात को फेवर कर रहे हैं कि सबकी इंटेंशन सेम थी। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मान लेते हैं ABCD चारों मिलकर जाते हैं जेड के पास और उसे डराते हैं, धमकाते हैं और मारने की इंटेंशन से ही गए थे, और उससे कुछ मांगते हैं, जैसे डेकॉइटी में भी ऐसे ही होता है कि कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते, तो उनमें से एक उसको मारता है और फिर सबके सब जब निकलते हैं तो सबके सब बाहर निकलते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्कमस्टांसेस हैं, जो एविडेंस है कि वो साथ गए, वेपन थे उनके हाथ में, उन्होंने गाली गलौज करी, उसके साथ मारपीट करी, एक ने मारा, तो ये मतलब नहीं है कि अगर एक मर्डर करेगा तो सब लोग उसके एक्ट के रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। दे ऑल नो कि ये एक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी के अंदर कवर होगा। तो कई बार जब कॉमन इंटेंशन क्लियर नहीं होती है तो ऐसे केस में सर्कमस्टांसेस, फैक्ट्स और एविडेंस को देखकर कॉमन इंटेंशन देखी जाती है। तो पहला इंग्रेडिएंट क्या है? अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी लगानी है तो पहला इंग्रेडिएंट सेक्शन 34 के अकॉर्डिंग कॉमन इंटेंशन होना। सेकंड, एक्ट डन विद द नॉलेज ऑफ एक्ट डन विद क्रिमिनल नॉलेज, मतलब आपको पूरी जानकारी थी कि जो क्राइम आप करने जा रहे हो वो क्रिमिनल के अंदर आता है, वो उसका जो काम है उसका क्या नतीजा होगा ये कहीं ना कहीं आपको नॉलेज थी। सेकेंड चीज। थर्ड चीज, कॉपरेशन इन द एक्ट, जो ऑफेंस कमिट किया जा रहा है उसमें पूरे तरीके से सबने कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल प्ले करा है। जैसे कोई किसी ने हथियार लाके दे दिया, किसी ने जहर लाके दे दिया, किसी ने उसको बुला लिया वहां पर जहां पर उसका मर्डर किया जाना है, तो ये सबके सब कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे। तो पहली बात कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए। सेकेंड बात, जो उनको नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो करने जा रहे हैं वो एक इस ये उसका ये नतीजा रहेगा। थर्ड, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्ट करा, कोऑपरेटिव एक्ट करा उस ऑफेंस को कमिट करने के लिए। और लास्ट है, पर्सन कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट में बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंस। कई बार आप कॉन्स्पिरेसी आपने करी लेकिन कई बार डिफरेंट उसके लिए आप वो होते हो इंटेंशन में डिफरेंस हो जाने के। जैसे फॉर एग्जांपल ए जो है उसको प्रोवोक करा बी ने, ए को बी ने प्रोवोक करा जेड को मारने के लिए, ए ने जेड को मार दिया। अब यहाँ ए जो है उस पर मर्डर का केस चलेगा क्रिमिनल के अंदर, और बी पर केस चलेगा प्रोवोक करने का केस, मतलब कल्पेबल होमिसाइड, मतलब अपराध नरहत्या के लिए तैयार करना। सॉरी, ए ने प्रोवोक करा बी को कि वो जेड को मारे, ठीक है। अब बी ने जेड को मार दिया तो बी के ऊपर केस चलेगा मर्डर का, और ए के ऊपर केस चलेगा कि उसने प्रोवोक किया उस हत्या को करने के लिए, तो उस पर कल्पेबल होमिसाइड का केस चलेगा क्रिमिनल के अंदर और उस पर मर्डर का केस चलेगा। तो कई बार वो डिफरेंट उन चीजों के लिए भी लाइबल हो जाते हैं। कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी में एक और है सेक्शन 149, और इसके अंदर है कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी अलग तरीके से। असेंबली बनाई आपने अनलॉफुल, मतलब लॉफुल असेंबली नहीं थी, आप इकट्ठे हुए अनलॉफुली, और उसमें किसी आपने एक नॉर्मल इनोसेंट पर्सन को कहीं ना कहीं मार दिया। जैसे फॉर एग्जांपल एक असेंबली इकट्ठी हुई एक पर्टिकुलर पर्सन को मारने के लिए, वहां पर एक
पर्सन आता है जो आपको वैसे ही पूछता है कि आप ये आप कितने इकट्ठे क्यों हो रहे हो और इस तरीके से मत करो जो भी चीज है, और उस असेंबली के किसी भी मेंबर ने अगर उस पर्सन को मार दिया, तो सबके सब असेंबली के मेंबर्स, क्योंकि वो अनलॉफुल थे पहली बात, ठीक है, और कहीं ना कहीं असेंबली में खड़े सब लोगों को दिख रहा है कि वो एक्ट हो रहा है, तो वो सबके सब जो अनलॉफुल असेंबली के लोग हैं वो सबके सब कंस्ट्रक्टिव क्रिमिनलिटी के अंदर लायबल ठहराए जाएंगे।